हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टेस्ट एंड ऑर्डर, कलर, टेम्परेचर ये सब चीज़ें बता दी थी। इस वाले लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल्स और ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे ही रिलेटेड जितना भी केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं सारे के सारे इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो कृपया करके इस लेक्चर को मिस मत कीजिएगा। लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट रह गया था, वो ये था कि एक डिवाइस होता है ओस्मोस्कोप। एक डिवाइस होता है ओस्मोस्कोप। ये किस लिए यूज होता है? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर। तो पानी के अंदर यहाँ पे कितना टेस्ट एंड ऑर्डर है, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे डिवाइस यूज करते हैं ओस्मोस्कोप। इसमें एक स्केल होता है पीओ स्केल, जिसकी वैल्यू वेरी करती है 1 से लेके 5 के बीच में। 1 का मतलब है बहुत ही कम स्मेल और 5 का मतलब है बहुत ही ज्यादा स्मेल। आई होप बात समझ आ गई होगी, क्लियर है। तो यहाँ पे पानी में कितनी स्मेल है, ज्यादा है कम है, उसको डिटरमाइन, कोई एक स्केल तो होना चाहिए ना। कैसे क्या होगी भैया, कम है ज्यादा है? आपको कम लग रही है, मेरा नाक बंद है, मेरे को सॉरी, आपको ज्यादा लग रही है, मेरा नाक बंद है, मेरे को कुछ सूंघा, मेरे से सूंघा ही नहीं जा रहा। तो मैं यहाँ पे कैसे पता डिस्टिंग करूंगा? तो यहाँ पे एक स्केल होता है। तो यहाँ पे जो स्केल है 1 से लेके 5 के बीच में है। तो यहाँ पे 1 क्या है, बहुत कम स्मेल, 5 जो है वो आपका एक्सट्रीम स्मेल यहाँ पर आती है। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, अब यहाँ पर हम आते हैं हमारे बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के बारे में, वो है आपका मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट क्या होता है? एक मोलिक्यूल में जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सबका जो मास है उसको सम कर लोगे तो आपके पास मोलिकुलर वेट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ CaCO3, किसकी बात कर रहा हूँ? कैल्शियम कार्बोनेट की। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर क्या क्या है? ऑब्वियस सी बात है, कैल्शियम है, एक एक कार्बन है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे जो है वो 3 है। तो यहाँ पर क्या है हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो आपके 3 है। तो कैल्शियम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है आपका यहाँ पे 40, कार्बन का होता है 12 एंड ऑक्सीजन का होता है आपका 16। लेकिन यहाँ पे एक नहीं है ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। देयरफॉर यहाँ पे इंटू 3 करूंगा, डेट विल कम टू 48। अगर मैं तीनों का यहाँ पे सम कर लूं तो आंसर जो आएगा डेट विल बी इक्वल टू 100 ग्राम। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये यहाँ पे 100 ग्राम आपके सामने, याद रखना है इसको, क्लियर है। CaCO3 का नेक्स्ट यहाँ पे जो आने वाला है वो है H2SO4। ये कुछ कॉमनली यूज केमिकल्स हैं जिनको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं हमारे केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में। इसको हम यूज करेंगे जब हम यहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इनके मोलिकुलर मास, ये सब चीजें याद रखना, वहां पे बार बार निकालना ना पड़े, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका H2SO4। तो H2SO4 में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? दो हैं हाइड्रोजन, एक है सल्फर एंड 4 हैं आपके ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का आपका मास कितना होता है? 1, सल्फर का होता है 32 एंड ऑक्सीजन का होता है आपका 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 32 इज इक्वल टू 64। अगर मैं इन सबका सम कर दूं, डेट विल सम अप टू 98, डेट विल सम अप टू 98। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से H2SO4 का हम निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हम अगर बात करें कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, HCO3 नेगेटिव, ठीक है, एक मिनट, यहाँ होल्ड वैसा जाएगा, CaHCO3 होल्ड वाइज। कभी भी फॉर्मूले में आपको दिक्कत हो कि फॉर्मूला कैसे बनता है, सिंपल सा तरीका है, याद होगा, वैसे आपने पढ़ लिया होगा। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी होती है -1। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी इसके साथ लिखते हैं, कार्बन की वैलेंसी सॉरी इसकी वैलेंसी इस साथ लिखते हैं, कैल्शियम की वैलेंसी इस साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे Ca×1 SCO3 के साथ 2, तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है CaHCO3 होल ट्वाइस। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बनता है। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं इसका निकालना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होगा, Ca, दूसरा है आपका बाइकार्बोनेट × 2। तो कैल्शियम कितना है? 40 है,
2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस 48 3 ऑक्सीजन के 48 3 ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर आपका जो सम निकल के आ जाएगा 2 इंटू 61। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 40 प्लस 122 इज इक्वल टू 40 162। 162 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये जो मोलिकुलर मास आया दिस इज, इसको हम बोलते हैं 1 मोल। दिस इज द मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है? चलिए अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूं कि एक ईंट का जो वजन है 3.5 kg है। एक ईंट का जो वजन है वो 3.5 kg है। तो बताओ 3500 kg में कितनी ईंट आ जाएंगी। एक ब्रिक का जो मास है वो आपका 3.5 kg है, तो 3500 kg में कितनी ब्रिक्स आ जाएंगी, क्या आप निकाल सकते हो? बहुत आसान है, आप 3500 को डिवाइड कर दोगे 3.5 से, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 1000 आपकी ब्रिक्स आ जाएंगी। सिंपल सी बात है, एक से डिवाइड कर दिया, बस नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आ गई है। उसी तरीके से यहाँ पर आता है नंबर ऑफ मोल्स का कंसेप्ट। नंबर ऑफ मोल्स का कंसेप्ट, सर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, जरा सुनिए इस बात को। मैंने आपको बताया कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ CaCO3 की, तो इसका मोलिकुलर मास जो है वो है 100 ग्राम। तो ये जो मास है 100 ग्राम, इसको मैं बोलता हूँ 1 मोल, इसको मैं बोलता हूँ 1 मोल। समझ आ गई बात? चलिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास यहाँ पर एक कट्टा है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का एक कट्टा है, इसका मास जो है वो आपका मान लीजिए 100 kg है। तो बताओ इसमें कितने मोल होंगे CaCO3 के? तो एक मोल का जो मास है वो है 100 ग्राम, टोटल है आपका 100 kg। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे इट विल बी इक्वल टू 100 kg, kg को ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 100 ग्राम्स। तो यहाँ पे आपके 1000 मोल्स हो जाएंगे। इसमें आपके कितने होंगे? 1000 मोल्स होंगे। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स को निकालते हैं। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट। हाँ ठीक है, तो अब तक आपको मैंने मॉलिक्यूलर मास बता दिया, मोल्स बता दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ इक्विवेलेंट मास के बारे में। ठीक है, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दूं उसकी वैलेंसी से, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दूं उसकी वैलेंसी से, तो यहाँ पर आपका जो आएगा वो आपका इक्विवेलेंट मास निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका फॉर एग्जांपल मैं बात इसकी, क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी या फिर n फैक्टर। n फैक्टर ये बुक्स में लिखा हुआ होगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जितना बेसिक चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा था हमारे कैल्शियम की। तो कैल्शियम का आपका यहाँ पे मोलिकुलर मास कितना था? कैल्शियम का मोलिकुलर मास था आपका 40 ग्राम्स। वैलेंसी कितनी है? 2। आंसर कितना आ गया? 20। दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, उसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूं हमारे HCO3 नेगेटिव के, यही तो होता है HCO3 नेगेटिव, सॉरी ये बाइकार्बोनेट आयन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मोलिकुलर मास कितना था? 61। निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पे 48, डिवाइडेड बाय वैलेंसी कितनी है? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 61 आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा।
उसी तरीके से अगर मैं कार्बोनेट आयन का निकालूं तो कार्बोनेट आयन का कितना होगा, ये कार्बन का 12 प्लस 48 हमारे कितना ऑक्सीजन का डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आएगा 30। यहाँ पर आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए आपको। आपने यहाँ पे वैलेंसी देख ली है, आपने यहाँ मोलिकुलर मास निकाल लिया है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम यहाँ पे मास निकालते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे मास निकालिए आप कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। तो यहाँ पर आपका जो मास होगा वो कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू कैल्शियम का आपका 40 प्लस कार्बोनेट का 61 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कभी भी जैसे अभी बाइकार्बोनेट होगा तो बाइकार्बोनेट में एक वैलेंसी है, कैल्शियम में 2 वैलेंसी है। तो यहाँ पे अभी चलो मैं कंसेप्ट बता ही दूंगा। ठीक है, इसमें अभी वैलेंसी कितनी है, कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है, बाइकार्बोनेट की 2 वैलेंसी होती है। तो मैंने क्या बताया, फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका जो वैलेंसी है इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ, तो यहाँ पे Ca2CO3 2, तो यहाँ पे हम 2 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, जनरली एक जो फॉर्मूला हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं CaCO3, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैलेंसी कितनी है 2, सॉरी ये 61 की लिखी है, 60 होगा ना, ये कार्बोनेट कितना है 60। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2 डेट इज इक्वल टू 50। आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट का CaHCO3 होल ट्वाइस, तो इसका यहाँ पे क्या होगा 40 प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 61 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना यहाँ पे इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए सर यहाँ पे 2 क्यों लिया, अरे भैया देखो कैल्शियम की आपकी वैलेंसी कितनी है +2, SCO3 की कितनी है -1, लेकिन यहाँ पे सिंगल SCO3 नहीं है, 2 हैं, 2 लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अरे सर आपने तो कहा था इसकी वैलेंसी, अरे समझो इस बात को, ये मेरे पास एक Ca2+ है, इसको मेरे को न्यूट्रल करना है, तो एक न्यूट्रल कर देगा SCO3 नेगेटिव। ठीक है, +2 -1, आंसर कितना आ जाएगा +1, और इसके साथ एक और लगाना पड़ेगा ना SCO3 नेगेटिव को, तो फॉर्मूला बनाएंगे, शॉर्टकट बता दिया, लेकिन एक्चुअली तो कुछ इस तरीके से लगेगा ना, 2 लगेंगे तभी जाके ये न्यूट्रल करेगा उसको। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपना यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 20 + 61, आंसर आ गया 81। तो यहाँ पर इस तरीके से इक्विवेलेंट मास को आप निकाल सकते हैं। चलिए, ये निकल आ गया। इसी तरीके से अगर मैं आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाला, उस तरह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना कहूँ कि आप मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल के बताइए। तो सेम कंसेप्ट है, जो आपका यहाँ पे मास दे रखा है, फॉर एग्जांपल CaCO3 की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास एक कट्ठा था कितने किलो का, 100 किलो का, 100 kg का। तो हम क्या करेंगे, टोटल मास इसको ग्राम में कर दिया, डिवाइडेड बाय, अब मैं मोलिकुलर मास की जगह मैं क्या करूंगा, अब मैं इक्विवेलेंट मास की या इक्विवेलेंट वेट को यहाँ पे रखूंगा, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो आंसर कितना आ जाएगा 2000 ग्राम इक्विवेलेंट्स। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं। तो ये आपको मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे कंसेप्ट आने वाला है वो आने वाला है हमारे मोलैरिटी का। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी डिफाइंड होती है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं पर लीटर। क्लियर होगी बात, दैट इज मोलैरिटी। नेक्स्ट आता है नॉर्मेलिटी।
वो आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर। तो इस तरीके से आप मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को निकाल सकते हैं, इशू नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा इससे 100%। अगर आप गेट की तैयारी करें तो 100% बनना ही बनना है। अब तो एसएससी जेईई में कैलकुलेटर है, आपका IAS 456 भी दे रहे हैं, तो भाई क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो आने ही आने हैं। तो इस चीज़ को याद कर लीजिए, मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आपको करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, यहाँ पे अब मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूँ, उस चीज़ को याद रखिएगा, उस चीज़ को याद रखिएगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वन थिंग इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अनदर थिंग। इसका मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 is equal to 1 gram equivalent of CaHCO3 whole twice is equal to 1 gram equivalent of H2SO4 is equal to 1 gram equivalent of HCl। किसी भी एक चीज का ग्राम इक्विवेलेंट वो दूसरी चीज के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 का 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी और कंपाउंड के बराबर होगा, चाहे कोई भी हो वो कंपाउंड, उसमें मेरे को दिक्कत नहीं होगी। समझ आ गई बात? तो ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी, कोई और भी कंपाउंड होगा तो इसके बराबर भी यहां पर होगा। क्लियर है? तो इस पॉइंट को लिख लीजिए। और दूसरी बात, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वन थिंग कंबाइंस विद रिएक्शन, जब भी कभी रिएक्शन होगी, कंबाइंस विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट of other thing to form 1 gram equivalent of substance। इसका मतलब क्या है, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें A और B कंबाइन करते हैं, फॉर्म करते हैं C। तो यहाँ पे A का 1 ग्राम इक्विवेलेंट B के 1 ग्राम इक्विवेलेंट से कंबाइन करेगा और C 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही बनेगा। C का 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही बनेगा, याद रखना, 2 ग्राम इक्विवेलेंट नहीं बनेंगे यहाँ पर। A का 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंबाइन करेगा A के B के भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर, और C का 1 ग्राम इक्विवेलेंट यहां पर फॉर्म होगा। इस चीज को याद रखना। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये केमिस्ट्री का एक कंसेप्ट था, छोटा सा कंसेप्ट था जो आपको याद रखना है। ये आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है आपकी। ठीक है, चलिए। तो ये कंसेप्ट आपको बता दिया है। नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, सब लिखा ही हुआ है, हमारे केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में। चलिए, यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ 2.469 इक्विवेलेंट्स ऑफ Ca, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, CaHCO3 होल ट्वाइस, ऐसे होगा, is equal to 2.469 इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3। किसी भी चीज का 1 ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर ही होगा। खत्म बात। क्लियर है? चलिए, आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ये तो खाली बेसिक कंसेप्ट बताना था, ये केमिस्ट्री का पार्ट था, कहीं आना नहीं था इसमें, इसलिए मैंने अलग से इसको कंसेप्ट बना दिया। चलो, अब नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम यहाँ पे पढ़ेंगे हमारे एल्कलिनिटी, हार्डनेस, ठीक है, डिजॉल्व सॉलिड्स, ये सब चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।